अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि आज एक तो आपको बताएंगे इमरान खान साहब की अपीलें दायर हो गई हैं तोशाखाना 2 के जो सज़ा का फैसला है उसके खिलाफ, लेकिन ये अपीलें सुनने का अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आता। उसकी वजह बड़ी साफ़ है कि अभी तक तो अलकादर की अपीलें नहीं सुनी गई, तो तोशाखाना की बारी कहाँ आएगी। लेकिन बहरहाल अपीलें दायर हो चुकी हैं। आज एक टिकटॉकर या यूट्यूबर जो भी हैं, ये रजब भट्ट, इनकी पिटाई का वाकया पेश आया है कराची सिटी कोर्ट में। क्या वहाँ पर हुआ ये आपको बताते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो कल का दिन है इम्पॉर्टेंट है डियाला के हवाले से। और कुछ मलिक अहमद खान साहब ने आज आकर सुहेल आफरीदी साहब वाला जो वाकया था पंजाब असम्बली का, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं। जी, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को अब कैद तन्हाई में तकरीबन 1 महीना होने को है। उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई है। बीच में सिर्फ एक मुलाकात उनके लॉयर से उस वक्त हुई, बिल्कुल थोड़ी सी छोटी सी मुलाकात, जब उन्हें सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा उनकी फैमिली से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और ये उनका एक बुनियादी हक़ है कि वो अपनी फैमिली से मिल सकें। उनका ये हक़ मुसलसल सलब किया जा रहा है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो तोशाखाना 2 की उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, जो अलग अलग दफ़ात के तहत 17 साल बनती है और एक साथ तकरीबन 10 साल वो ज़ाहिर है इस कैद में रहेंगे इस सज़ा के तहत भी, तो उस सज़ा के ख़िलाफ़ भी अपील फ़ाइल कर दी गई है। इमरान खान साहब की वकील एडवोकेट यूसुफ चौधरी साहब जो है, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनके तवस्सुत से ये अपीलें दायर की गई हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी तक जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसकी मरकज़ी अपीलें फ़िक्स नहीं हुई हैं। मरकज़ी अपीलें तो समाअत पे फ़िक्स होना दूर की बात है, उनकी सज़ा मुअत्तली की जो अपील है वो भी पूरा साल गुजर गया, लेकिन वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। एक आध समाअत हुई भी तो उसमें बस ऐसे ही नोटिस वगैरह हो गए, डिलेइंग टैक्टिक्स हो गए, तो इस तरह करके हुआ। अभी तक उसके ऊपर मेरिट के ऊपर दलाइल नहीं दिए गए। तीसरी, इमरान खान साहब की जो तोशाखाना 1 की अपील थी उसमें भी इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है। अभी तक मरकज़ी अपील जो है उसको मेरिट पर नहीं लगाया गया। और अलकादिर का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा ये जो तोशाखाना जिसमें अब इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, इसमें बरियत की दरख्वास्त भी दायर की गई थी जब इसकी हेयरिंग जारी थी। ये हेयरिंग मुकम्मल होके ख़त्म होके ट्रायल कंप्लीट होके सज़ा भी सुना दी गई, लेकिन वो बरियत की जो बीच में दरख्वास्त थी उसको नहीं सुना गया। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि इस पूरे 1 साल के दौरान इमरान खान साहब की जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं उनको समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया गया। ये मुख्तलिफ मुकदमात जो इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए, उसमें किसी में जो मैंने आपको डिटेल्स बताई वो तो अपनी जगह नहीं लगाई गई समाअत के लिए अपीलें, लेकिन उसके साथ साथ मुतअद्दिद और ऐसी दरख्वास्तें हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई। मसलन इमरान खान साहब के मेडिकल चेकअप के लिए, इमरान खान साहब की जो उनके वकला और उनके रुफ़का और उनकी फ़ैमिली से मुलाकातें रोकी जाती हैं उनके हवाले से, फिर उन मुलाकातों के ऊपर तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें हैं वो भी दायर की गई कि जब वो मुलाकातें रोकी गई तो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जो है वो दायर की गई, फिर वो भी नहीं सुनवाई के लिए लगाई गई। और उसके बाद उनकी अर्ली हेयरिंग के लिए दरख्वास्त दायर की गई तो वो भी नहीं लगाई गई। तो कहने का मकसद ये है कि टोटली इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को बिल्कुल एक ज़र्रा बराबर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। उनकी अपील के ऊपर कोई फ़ैसला होना, ख़िलाफ़ या हक़ में होना, वो तो दूर की बात है, उनकी कोई भी दरख्वास्त समाअत के लिए ही लगाई नहीं जाती। और ये बदतरीन एक आपको इंतकामी कार्रवाई और अदालती नाइंसाफ़ी की मिसाल नज़र आती है, जिसका आपको कहीं पे भी इस तरह का नमूना कहीं और नज़र नहीं आता कि जहाँ पर किसी कैदी को इवन अपील लगाई ही ना जाए, सुनने का भी उसका जो हक़ है वो उसको ना दिया जाए। तो ये मुसलसल इमरान खान साहब के अदालती मामलात में हो रहा है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जब यहाँ पर मौजूद थे तो उस वक्त भी सूरत हाल इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो इस वक्त की सूरत हाल है उससे बेहतर अब तो नज़र आती है। और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के चीफ़ जस्टिस होते हुए इमरान खान साहब की जो साइफ़र केस की दरख्वास्तें थी वो लगी भी, उसमें इमरान खान साहब की बरियत भी हुई। इसी तरीके से तोशाखाना की जो मुअत्तली की दरख्वास्त थी वो भी लगी, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त, उसमें इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिला। लेकिन उसके बाद, उनके जाने के बाद, ये जो नए चीफ़ जस्टिस साहब इम्पोर्ट किए गए लाहौर हाई कोर्ट से,
ان کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو بالکل 1 انچ کا بھی ریلیف نہیں ملا ہے، اور حد تو یہ کہ ان کی درخواستیں ہی لگائی نہیں جاتی، اور یہ وہ آپ کو میں نے چند درخواستیں بتائی ہیں عمران خان صاحب کی جو کہ یہاں پہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، جن کو لگایا نہیں جا رہا۔ تو توشہ خانہ کی یہ والی جو اپیل ہے یہ جمع تو کرا دیا گیا ہے اس کو، لیکن خالد یوسف چودھری صاحب نے استدعا کی ہے کہ جیسے ہی عدالتی چھٹیاں ختم ہوں تو 7 جنوری کو یہ اپیل جو ہے فکس کی جائے، لیکن اس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ تو جناب ہو گئی اپیلوں کے حوالے سے بات، لیکن عمران خان صاحب سے منگل کا دن اڈیالہ میں ملاقات کا دن بھی ہوا کرتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب سے بہت زیادہ لوگ نہیں کال کیے گئے تھے، خیبر پختونخوا سے زیادہ لوگ کال کیے گئے تھے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب سے پچھلی دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور واٹر کینن وغیرہ وہاں پہ موجود تھی، پہنچا دی گئی تھی، اور دھرنا دیا گیا تھا بہنوں کی طرف سے، لیکن پچھلی دفعہ یعنی منگل کے روز 10:30 بجے کے قریب یہ دھرنا وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا۔ تو اب آج یعنی یہ لوگ پھر سے کال دے چکے ہیں، اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو پنجاب کے خاص طور پر ساؤتھ اور ویسٹ کے ریجنز ہیں وہاں کے ٹکٹ ہولڈرز اور تنظیمی عہدیداروں کو ورکرز کے ہمراہ اڈیالہ پہنچنے کی ہدایت کی ہے، اور کل یہ لوگ وہاں پر پہنچیں گے، لیکن کل آپ کو پھر وہی انتظامات نظر آئیں گے، بڑے بڑے ناکے، دور دور تک ناکے، اور پھر بڑی پولیس کی نفری، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کیننز، قیدی وینز اور آل دیٹ، کہ جیسے کوئی پتہ نہیں جنگ کا محاذ ہے۔ ایک فیملی ہے وہ آتی ہے ایک قیدی سے ملنے، آپ ان کی ملاقات ہونے دیں، اتنا تماشا کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ لیکن یہ حکومت جان بوجھ کر ایسے فسطائی ہتھ کنڈے اپناتی ہے کہ جس کے بعد پھر فیملی مجبوراً یہ تو نہیں کر سکتی کہ وہ کہیں گے اچھا جی ملاقات نہیں ہو رہی، اوکے ہم جا رہے ہیں، یا آنا ہی چھوڑ دیں۔ اگر ایسا بھی ہو تو یہ لوگ بولیں گے کہ دیکھیں جی عمران خان تو مائنس ہو چکے ہیں، اب تو ان کا کوئی پوچھتا ہی نہیں، ان کی تو فیملی بھی نہیں آتی، اور جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ آتے ہی کیوں ہیں ملاقات کرنے کے لیے جب پتہ ہے کہ ملاقات نہیں ہونی۔ تو اس طرح کی بے حسی اور دانشوری بھی ہم نے دیکھی ہے پچھلے چند دنوں میں۔ بہرحال اب یہ کہانی ایسے ہے کہ کل بھی آئیں گے تو صحیح سب، اور علیمہ خان صاحبہ بھی موجود ہوں گی۔ ورکرز میں بھی جوش جذبہ ذرا زیادہ ہوا ہے پنجاب کا، لاہور کا جو ٹرپ کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، تو کل امکان ہے کہ بڑی تعداد میں ورکرز یہاں پہنچیں گے، لیکن امکان اگر آپ کہیں ملاقات کا تو وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ باقی دیکھتے ہیں کہ کل کے دن کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کوئی نہ کوئی شام کو ہرکارا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ بتا دے گا کہ کل ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا عمران خان صاحب سے جڑے معاملات، لیکن سہیل آفریدی صاحب جیسے میں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا دورہ لاہور میں، اور ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی، جو ان کے گیسٹس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، دھکے وغیرہ دیے گئے، اس سارے معاملے کے اوپر جو ہیں ملک احمد خان صاحب آج جلوہ افروز ہوئے، اور انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے جو اس کا سارا بدتمیزی اور بد تہذیبی اور ناخوشگوار واقعے کا جو ملبہ تھا وہ سارا پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دیا۔ یہ ایک اب ہمیں نارمل روٹین نظر آتی ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے پہلے حکومت کی طرف سے تشدد بھی ہوتا ہے، حق بھی مارا جاتا ہے، بدتمیزی بھی کی جاتی ہے، سب کچھ ان کے خلاف کیا جاتا ہے، طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مقدمات بھی پی ٹی آئی کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کچھ مختلف نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ ایک تو بجائے اس کے کہ آپ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے تو شرمندہ ہوتے، معذرت کرتے کہ جی ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا، الٹا وہ آ کے انہیں چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ جناب وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اسمبلی پہ توڑ پھوڑ کر دی، اور ان کا اصل میں قصور یہ تھا کہ جناب وہ اپنے ساتھ بہت سے ایسے لوگ لے آئے جن کا نام لسٹ میں شامل نہیں تھا، اور زبردستی ان کو انٹر کرانے کی جب کوشش کی گئی تو اسی دوران یہ سارا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور ان کے بقول یہ کوئی اسمبلی تھی، کوئی ماسی کا گھر نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، اور پھر اس کے بعد یہ بات کو ایک طرف اگنور کرتے ہوئے کہ خود عظمہ بخاری صاحبہ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا باتیں کہی تھیں، جو رپورٹرز انہوں نے بھیجے انہوں نے کیا باتیں کہیں، ان کو مینا خان آفریدی صاحب کا ایک جو جملہ ہے وہ بڑا یاد رہا کہ جی انہوں نے آ کے مریم نواز صاحبہ کے اوپر بڑے ہی گھٹیا جو ہیں وہ ریمارکس دیے۔ اچھا، اب اس کے اوپر پی ٹی آئی والے بڑا کہہ رہے جی انہوں نے تو نام نہیں لیا تھا، لیکن ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لگایا جاتا ہے، جو کہ ایک گھٹیا الزام ہے بہرحال۔ لیکن یہ جو جیسے میں نے کہا کہ اس وقت سہیل آفریدی صاحب سے بھی جب صحافیوں کی ملاقات ہوئی تو اس پہ بات ہوئی، اور سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ جواب نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے اس کا کانٹیکس بھی بتایا کہ ایک پہلے وہ دھکم پیل والا واقعہ ہوا، اور پھر اوپر سے پیدر پہ ایک طرح کے اشتعال انگیز سوالات، تو اس پہ جو مینا خان آفریدی ہیں وہ اپنا ٹیمپر لوز کر گئے، تو یہ ایک ری ایکشن تھا جو کہ ایک ایکشن کی وجہ سے تھا۔ تو جب آپ ری ایکشن کو کنڈیم کر رہے ہیں تو آپ ایکشن کو بھی کنڈیم کریں۔ تو اب بات یہاں پر یہ کہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ آ گئے اس پورے
प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मौक़िफ़ के साथ कि जनाब ये सारा जो गलबा किया गया था, ये सारा जो था इनकी तरफ से किया गया था, हुल्लड़बाजी। और उन्होंने कहा कि जी ये जो रिमार्क्स थे ये भी इंतहाई काबिल मज़म्मत थे, और उन्होंने कहा कि जी इस पूरे मामले के ऊपर इंक्वायरी भी बिठा दी है और तहकीकात की जाएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या वाक़या पेश हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अब आके आपको बताएंगे कि जनाब इस सारी इंक्वायरी में ये पता चला है कि ये सारा कुछ पीटीआई के अपने लोगों ने किया था, जो पंजाब असम्बली के मेंबर्स थे उन्होंने इनके दौरे को ख़राब करने के लिए सब किया वगैरह वगैरह। ये इस किस्म की पूरी एक कहानी बनाएंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि इस सारे मामले के बाद कोई पाबंदी वगैरह लगा दी जाए कि जी दोबारा जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लोग हैं वो पंजाब असम्बली का रुख ना कर सकें। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि चूँकि वो कह के गए हैं कि अब हम आते जाते रहेंगे, तो अब इन्होंने कोई उन पे ऐसे मुकदमात बनाने हैं या कोई इस तरह की पाबंदियाँ लगानी हैं कानूनी सहारा लेकर, ताकि उनका यहाँ पे आना जाना जो है उसको ये रोक सकें और उसको लीगली रोकने की पोजीशन में आ सकें कि देखें जी हम क्या करें, ये तो कानून के मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये इनका खौफ है बेसिकली, क्योंकि इन्हें पता है कि उनके आने से जो एक लर्जा है इनका तख्त, उसकी वजह से एक घबराहट तो है और इसी वजह से ये इस किस्म की बातें कर रहे थे। बहरहाल हमें कोई ऐसी हैरत नहीं होती अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, क्योंकि ये हम पिछले 2-3 सालों से देख ही रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस है कि जुल्म भी उनके ऊपर हो और फिर मुकदमात भी उन्हीं के ख़िलाफ़ बनाए जाते हैं। तो ये एक हमें अब नॉर्मल प्रैक्टिस लग रही है। बहरहाल जी इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक जो वाक़या आज पेश आया है वो भी मैं आपको बता दूं कि आज रजब भट्ट जो हैं एक टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, इनकी ऊपर तशद्दुद का वाक़या पेश आया है सिविल कोर्ट में। अब ये काफ़ी मशहूर मारूफ कोई है टिकटॉकर, लेकिन मुझे तो वैसे इनका नहीं पता, आपस की बात है, इसलिए कि मैं ज़रा ये टिकटॉकर्स में इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेती, ना इनका कोई मुझे कंटेंट ऐसा लगता है कि कोई बंदा इनको फॉलो करे या इस काबिल हो कि इसको देखे। तो मैंने तो कभी, मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन से ये नानी वाला है या दादी वाला है या कौन कौन से ये लोग हैं और इनका क्या मकसद है इस कंटेंट को क्रिएट करने का। लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो ये जनाब साहब इस वक्त जो हैं इनके ऊपर रजब भट्ट के ऊपर तौहीने मज़हब का मुकदमा है और उसी सिलसिले में इनको पेश किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो वकला हजरात मौजूद थे उन्होंने कोई अपना ग्रज निकाला और उनका ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने कोई लूट मार की है, चोरी चुकारी की है, और उसके साथ साथ कोई वकला के ख़िलाफ़ इन्होंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की कि जिसके ऊपर वकला बड़े इश्तियाल अंगेज़ थे और बड़ा उन्होंने सीखपा होकर उनके ऊपर अटैक कर दिया जब इनको यहाँ लाया गया। इनके वकील हैं मियाँ अली अशफाक, जो कि काफ़ी माने ताने मशहूर वकील हैं। तो ये जब अपने वकील के साथ यहाँ पर लाए गए कोर्ट में पेशी के ऊपर, तो इनके ऊपर अचानक से वकला के गिरोह ने धावा बोल दिया और इनकी फैंटी लगाई और इतना इनको मारा कि इनके ऊपर चेहरे के निशान भी थे, इनकी शर्ट भी फट गई और काफ़ी इनकी बुरी हालत थी। तो खैर बाद में ज़ाहिर है उनके वकला ने बीच में पड़ के बीच बचाव कराया। लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या इसलिए था कि एक तरफ यही वकील हजरात जो हैं ये कानून के रखवाले कहलाए जाते हैं। तो अगर आपने ही मार कुटाई करके फ़ैसले सड़कों पे करने हैं तो फिर अपनी कानून की डिग्रियों को आग लगा दीजिए, फिर ये अदालतों को ताले लगा दीजिए। क्योंकि अगर यही अब आपके पास दलील ख़त्म होने के बाद सिर्फ यही मंतिक रह गया कि आपने किसी को खुद ही पर्सनली पकड़ के फेंटा लगाना है, तो फिर अदालत लाने का क्या फ़ायदा है मुलज़िम को। अदालतें तो इसीलिए बनाई गई थी कि जनाब आप सड़कों पे और चौक चौराहों पर ख़ुद फ़ैसले ना करें बल्कि अदालत में लेके आएँ। अब ये वकील साहब कह रहे थे कि जी उन्होंने थ्रेट किए हैं, ये किया है, वो किया है। मैं किसी भी यूट्यूबर की या ये टिकटॉकर जो इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, मैं ना इनकी फ़ैन हूँ ना मैं इनकी कभी दिफा करती हूँ। जो मर्ज़ी ये अपने तौर पर वो कर रहे हैं और मुमकिन है कि जो वकला हैं उनकी बात भी दुरुस्त हो कि वाकई इन्होंने कोई ऐसी बदतमीज़ी की हो। लेकिन कहने का मकसद ये कि उसी के लिए अदालतें मौजूद हैं, आप मुकदमा करें और उनको सज़ा दिलवाएं। ख़ुद आके मारपीट करना ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल जो इनके फ़ैन्स हैं यकीनन उनके लिए बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल होगी। लेकिन ये वाक़या इस तरीके से पेश आया और सारे जो वकला हैं इस पर कंडेम कर रहे थे। और मैं इस बात पे ज़रूर हैरान थी कि वकीलों का आप हाल देख लें कि जब एक निहत्था बंदा है उसको पकड़ के फेंटा लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख लें कि जहाँ पर आम लोगों के साथ इतना जुल्म व सितम हुआ है, ख़ुद इनका इदारा जिस तरीके से मफलूज हुआ है, जो कुछ हुआ है उसके ख़िलाफ़ ये लोग बाहर निकलने से डरते हैं। लेकिन जब आम लोग इनको कोई गज़न पहुँचाते हैं तो ये अपनी वकला गर्दी पे उतर आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको निज़ाम जो है वो बिल्कुल एक दफ़ा फिर नज़र आता है एक्सपोज होता हुआ कि अब हमारी सोसाइटी जो है वो किस नहज पर आ चुकी है कि हम लोग कोई कमज़ोर बंदा देखते हैं, तो कमज़ोर मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि जब ज़ाहिर है वो अपना अभी दिफा नहीं कर पाता, तो जब कोई आप कमज़ोर बंदा देखते हैं तो उसके ऊपर चढ़ाई कर दें
اور جب آپ کوئی تگڑا بندہ سامنے دیکھتے ہیں تو اس کے آگے آپ سجدہ ریز ہو جائیں. تو یہ ہمارے اب معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے. یہ آج ہم جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، جس پوزیشن پر ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے مفادات کے اسیر ہو گئے، ہم خوف کے اسیر ہو گئے، اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ جناب چڑھتے سورج کو سلام کرو، اور جہاں ہمارا داؤ لگے، چاہے کسی کمزور کے اوپر ہی کیوں نہ لگے، وہاں اس کو پکڑ کے رگڑ دو. تو یہ ایک ہمارا معاشرتی المیہ بن چکا ہے اجتماعی طور پر. بہرحال جی، اس کے اوپر اب آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن کچھ مزید خبریں لے کے حاضر ہوں گے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.